नमस्कार दोस्तों, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्द दिल, जिस पर शायरों ने अपनी शायरी कही और गीतकारों ने खूबसूरत नगमे कहे। असल जिंदगी में दिल का ये दर्द दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्यु का कारण बन रहा है। आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 5वां व्यक्ति दिल की बीमारी से ग्रस्त है। लोगों को दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है, ताकि लोग अपने दिल की सेहत के प्रति जागरूक रहें, दिल की बीमारियों से बच सकें। लेकिन क्या वास्तव में हम लोग अपनी दिल की सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं? क्या हमारा बदलता लाइफस्टाइल हमारे जीवन में दिल की बीमारियों को दस्तक दे रहा है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य बत्रा जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब बात आती है दिल की बीमारियों की, तो दिल की बीमारियां जो है पहले उम्र दराज लोगों में देखने को मिलती थी, लेकिन अगर आज की बात जब की जाती है तो आज कम उम्र के युवा और बच्चे भी इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि पहले ज़्यादा उम्र के लोगों में हार्ट डिजीजेज या हृदय रोगों की ज़्यादा तादाद पाई जाती थी। आजकल सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों की और बड़ों की हृदय रोगों की बीमारियों में एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि जो बच्चों की बीमारियां होती हैं वो मोस्टली बाय बर्थ होती हैं। उनको हम कंजेनिटल डिजीज़ बोलते हैं कि बाय बर्थ बच्चों की हार्ट की बनावट में कुछ गड़बड़ होती है या हार्ट के अंदर कोई छेद या होल होते हैं। तो उनकी प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से होती है कि बच्चा जब ऐसी कुछ बीमारियां पैदा होने से पहले गर्भ में ही पता चल जाती हैं। कुछ बीमारियां बच्चा जब पैदा होता है तो पहले पैदा होने के बाद अगर बच्चा ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है, उसका वेट ठीक से इंक्रीज नहीं हो रहा है, बच्चा अगर ठीक से माँ की फीड नहीं ले पा रहा है और बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है या बच्चे की सांस ज़्यादा चलती है, तो ऐसे पेशेंट्स में या बच्चा नीला पड़ जाता है जी, तो ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी बार देखा गया है कि उसमें अंडरलाइंग हार्ट डिजीजेज, कोई हार्ट की मालफॉर्मेशन या हार्ट की ठीक से डेवलप ना होना, तो इस तरीके की कुछ बीमारियां होती हैं जिनको इकोकार्डियोग्राफी करके जांच करके डायग्नोज किया जा सकता है। और उसमें ज़्यादातर बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनका समय रहते अगर इलाज किया जाए तो बच्चा अपना एक नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बात की बच्चों की दिल की बीमारियों की। जब बात आती है बड़ों के दिल की बीमारियों की, तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी दिल का दौरा पड़ा और मृत्यु हो गई। लोग अक्सर ये नहीं जानते हैं कि दिल की बीमारी कौन सी थी उन्हें, वो सिर्फ दिल का दौरा जानते हैं। तो आपसे हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि दिल से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां हैं। जैसे कि हमने बात की, बच्चों की जो बीमारियां हैं वो कंजेनिटल हैं, बाय बर्थ हैं जी। बड़ों की बीमारियों को हम कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, कि जो विद टाइम बड़ों में डेवलप होती हैं, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें मुख्यतः अगर हम बात करें तो एक तो बात होती है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक तब होता है जब, जैसे हृदय, जब माँ के पेट में बच्चा होता है, 5वें हफ्ते से दिल धड़कना शुरू हो जाता है, बच्चे के अंदर लाइफ आ जाती है, और जब तक इंसान अपना जीवन लास्ट में मृत्यु होती है तब तक वो दिल हमेशा धड़कता रहता है। तो जब भी उस हार्ट को धड़कने के लिए, दिल को धड़कने के लिए एक कॉन्टिन्यूस ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि हार्ट को अपनी पंपिंग के द्वारा ही कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू मिलती है जी। तो जब भी उन धमनियों में, उन नसों में कोई ब्लॉकेज आ जाती है, वो ब्लॉकेज जब एकदम से अचानक आ जाती है तो वो हार्ट अटैक करती है। जो ब्लॉकेज धीरे धीरे करके डेवलप होती है तो उसमें पेशेंट को एंजाइना होता है जी। एंजाइना का पेन होता है कि जब भी हार्ट को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, जैसे कोई एक्सरसाइज करने में, चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में, अगर कोई छाती में दर्द, भारीपन महसूस हो रहा है, वो लक्षण एंजाइना का या हार्ट अटैक का हम बात करते हैं। मुख्यतः मोस्टली पेशेंट में, मोर देन 90% पेशेंट में ये सिम्टम्स होते हैं जी। कि आपकी नाभि से लेकर आपके जबड़े तक, कि कई बार कहते हैं कि जी पेट में दर्द हुआ, वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो नाभि से लेकर और आपके जबड़े तक, चाहे वो राइट साइड हो, लेफ्ट साइड हो, कंधों में, बाजू में, कमर में, छाती में, कहीं पे भी दर्द महसूस होना, भारीपन महसूस होना, एक खिंचाव महसूस होना जी, तो वो एक हार्ट अटैक का या एंजाइना का लक्षण हो सकता है। हार्ट अटैक का लक्षण जब होगा तो वो बिना कुछ एक्टिविटी किए एकदम से अचानक जब वो नस बंद होगी तो वो हार्ट अटैक करेगा, वो बैठे बैठे भी लक्षण होगा जी। लेकिन
बहुत सारी चीजें और भी हैं जो इस प्रकार के लक्षण कर सकते हैं, जैसे पेट में दर्द किसी और बीमारी से भी हो सकता है। लेकिन हार्ट अटैक का या एंजाइना का जब लक्षण होता है तो उसके साथ कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं जी, जो मदद करते हैं हमें ये जानने में या मरीज को अपने सिम्टम्स को जल्दी पहचानने में कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है। तो उसके साथ कुछ घबराहट होना या पसीना आना, सांस फूलना, जी मितलाना, उल्टी आने को होना या चक्कर आ जाना, बेहोशी आ जाना, ये वाले सिम्टम ज्यादा इंडिकेट करते हैं कि ये हार्ट के सिम्टम्स हो सकते हैं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं जी। इसके अलावा जब इन ब्लड वेसल्स में खून की बहाव में, खून के दौरे में रुकावट आने से ये लक्षण होते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे कि आपने बात करी कि एकदम से मृत्यु हो गई, इसको हम सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं कि आकस्मिक मृत्यु। जिसे कई लोग कहते हैं कि हार्ट फेल हो गया है, कि अमुक व्यक्ति बैठे थे और बैठे बैठे ही उनकी मृत्यु हो गई। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, जो जनरल पब्लिक बात करती है कि भी हार्ट फेल होकर मृत्यु हो गई, तो उस हार्ट फेल को हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में उस आकस्मिक हृदय मृत्यु बोलते हैं, दैट इज सडन कार्डियक डेथ। उसका सबसे मुख्यतः कारण हार्ट अटैक ही होता है। उसमें हार्ट एकदम से जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो हार्ट एकदम से काम करना छोड़ देता है और हार्ट बंद हो जाता है, जिसके कारण सडन कार्डियक डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट उसको बोलते हैं जी। ये वाली इसका मुख्यतः कारण हार्ट अटैक है। लेकिन कुछ और भी कारण ऐसे होते हैं, कुछ कंजेनिटल डिजीज होती हैं कि एक्वायर्ड फैमिली के अंदर रिदम की प्रॉब्लम होती है जिसमें हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, तो उसके कारण भी सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ की जो कारण हो सकता है, जिसके कारण से आप जिसको कहते हैं कि हार्ट फेल होकर आदमी इंसान मर गया। ये वाली चीजें कुछ हेरिडिटरी डिजीजेस के अलावा भी बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं, जैसे हार्ट की मांसपेशियां हैं। अगर हार्ट की मांसपेशियां किसी भी कारण से काम करना कम कर गई या कमजोर हो गई, कि जो हार्ट को लगातार पंपिंग करनी है बजाय कि पूरी पंपिंग करने की वो कम पंपिंग कर रहा है, तो उसको कार्डियोमायोपैथी यानी कि हार्ट की मसल्स की डिजीज बोलते हैं। वो पंपिंग कम होने का कारण फिर से सबसे मुख्यतः कारण उसमें भी हार्ट अटैक होता है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे कारण होते हैं। किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या किसी का अनकंट्रोल्ड शुगर या बीपी होता है, या कोई बहुत ज़्यादा नशे का आदी होता है जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग या अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, उनमें भी हार्ट की मसल्स कई बार वीक हो जाती हैं। तो हार्ट की मसल्स जब वीक होंगी तो भी वो सडन कार्डियक अरेस्ट कर सकता है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करके आकस्मिक मृत्यु का कारण बन सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कि रक्त की जो धमनियाँ होती है जिनसे हमारे दिल को खून सप्लाई होता है, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये ब्लॉकेज किस वजह से होती है? देखिए, अब इसको भी हम कहते हैं कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कि इन बीमारियों को बोला जाता है मल्टीफैक्टोरियल, कि भी जिसके बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों में मुख्यतः जो कारण है वो लाइफस्टाइल रिलेटेड कारण होते हैं, कि कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, कुछ फैमिलीज में टेंडेंसी होती है कि उनको ब्लॉकेजेस ज़्यादा डेवलप होती हैं। वही कारण है कि हमारे देश में अगर देखा जाए तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसमें कारण हेरिडिटरी कारण भी है, लेकिन वो केवल अकेला कारण नहीं है। अगर किसी को हेरिडिटरी कारण है और वो अपनी लाइफस्टाइल में अगर चेंजेस लेके आता है, वो अपनी जो बीमारियों की रोकथाम है उसको समय रहते करता है, तो वो उन चीज़ों से बच सकता है। अब वो कारण जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको हम रोकथाम कर सकते हैं, वो बहुत सारे कारणों में मुख्यतः कारण है कि जैसे अगर किसी को शुरू से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की, शुगर की प्रॉब्लम है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, तो अगर वो उसको समय रहते कंट्रोल में रखता है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उस कोलेस्ट्रॉल के लिए वो समय रहते दवाइयाँ और जो उसके रोकथाम के लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसको एडवाइस करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अपने डाइट में चेंजेस लेके आता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, तो उसकी रोकथाम की जा सकती है। उसके अलावा मुख्यतः और जो कारण है, आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत लोग ज़्यादा लेते हैं, और वही एक कारण है कि इतने तनाव और स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण बंदा एक हेल्दी लाइफ नहीं जीता, खान पान ठीक नहीं होता, नशे का आदी होता है, तो उसके कारण से बीमारी बहुत ज़्यादा डेवलप करती है। और यही कारण है कि आजकल हम देखते हैं कि ये हार्ट अटैक की बीमारी बहुत यंग पॉपुलेशन में भी देखने को मिल रही है। मुख्यतः अगर हम बात करें, जैसे हम पहले मानते थे कि भी हार्ट अटैक की बीमारी 60 साल के बाद होती है या 55 साल के बाद होती है, आज के डेट में देखते हैं कि इवन 30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं अपने यहाँ होली हार्ट की भी बात करूं तो पिछले 5 साल का हमने अभी पिछले हफ्ते एक डेटा निकाला,
तो पिछले 5 साल में हम 150 से ज्यादा मरीज ऐसे थे जिनकी हमने स्टेंटिंग की, जिनकी उम्र 35 साल से कम थी, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन उसके साथ साथ एक मंथन का भी विषय है कि भाई ये बीमारी अगर यंग पॉपुलेशन में आ रही है तो हमें लोगों को अवेयर करना है कि बीमारी आ रही है, तो उसके रोकथाम के लिए उन्हें क्या क्या उपाय करने हैं। बिल्कुल। तो उन उपायों में आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, कॉन्टिन्यूअस रेगुलर कुछ भी एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीजों को करना है। साथ साथ नशे की आदतों से बचना है, स्मोकिंग, एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल और जो बाकी भी नशे हैं, बहुत सारे लोग कुछ खांसी की दवाइयों की शीशियां पीते हैं या और चीजों का भी नशा करते हैं, तो भी एक मुख्य कारण है जिनके कारण हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती है। डॉक्टर साहब, आपने युवाओं की बात की, कम उम्र के युवाओं की, लेकिन आजकल के युवा की जब बात की जाती है तो वो जिम भी जाते हैं, कसरत भी करते हैं, अच्छी डाइट भी लेते हैं, नशा भी नहीं करते, दूसरा भी कोई उनमें ऐब या आदत नहीं होती है, उसके बावजूद उनको क्यों ये बीमारी घेर रही है? तो आप बात करना चाहते हैं कि भाई जिनमें कोई भी रिस्क फैक्टर अगर हम बात करें कि नहीं है, उसके बावजूद भी उनमें समस्या आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब। देखिए, एक होते हैं एपरेंट रिस्क फैक्टर जो आपको दिखाई दे रहे हैं किसी के लाइफस्टाइल में, लेकिन स्ट्रेस का कोई कैलकुलेटर नहीं है। अब बैक ऑफ द माइंड में अगर कोई तनाव युक्त जिंदगी जी रहा है, जो तनाव में जी रहा है, स्ट्रेस में जी रहा है, तो वो एक कारण है जो कभी कभी हार्ट डिजीज का कारण बनता है। या कई बार एक्सरसाइज करने में भी एडवाइस की जाती है कि आप कई बार इंस्पायर होके, मोटिवेट होके आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब भी किसी को एक्सरसाइज शुरू करनी है तो उसको स्टेज्ड मैनर में शुरू करनी है, धीरे धीरे करके शुरू करनी है। भाई आपको लगे कि आप पहले बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे और एकदम से जोर से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे तो वो भी आपके हार्ट के पर बुरा प्रभाव डाल सकती है और वो भी सडन कार्डिक डेथ का या आकस्मिक मृत्यु का कारण बन सकती है। उसके अलावा एक और मैसेज मैं अपने व्यूअर्स को, अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि जिम में भी जो लोग जाते हैं, आप रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस, कार्डियो जिसको एक्टिविटीज बोलते हैं, जिसमें कि आप स्किपिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, ये सब एक्टिविटीज आपके हार्ट के लिए अच्छी हैं। वेट ट्रेनिंग जिसमें कि आप पुशअप, वो वेट उठाते हैं, जो डंबल्स उठाते हैं, वो भी अच्छी हैं, लेकिन वो एक लिमिट में करनी चाहिए। उसके साथ बहुत बार देखा गया है कि जिम के अंदर जो आपको प्रोटीन पाउडर दिए जाते हैं उनमें बहुत सारी तरीके की मिलावटें होती हैं, उसमें कुछ स्टेरॉइड्स या कुछ हार्मोन्स डाले जाते हैं जो आपके दिल के अलावा आपके बाकी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट डालते हैं। तो इन तरीके के जो आप सप्लीमेंट्स हैं उनसे बचें, और अगर कोई सप्लीमेंट आपको लेना भी है, सप्लीमेंट केवल उसको लेना है जिसको बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है, और उस सप्लीमेंट के लिए भी आपको वो जांच करके लेना है कि वो आप कोई अडल्टरेटेड या कोई इस टाइप का ना ले कि जिसके अंदर कोई मिलावट की गई है। जी डॉक्टर साहब, अर्ली साइन क्या है दिल की बीमारियों के? ये कैसे पता चले कि दिल की बीमारियों ने जो है दस्तक दे दी है? अमूमन होता ये है हम लोगों के साथ कि जब कोई बीमारी बढ़ जाती है, दिल का दौरा जब पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तब हार्ट की जो है दिल से संबंधित जितने भी टेस्ट है वो करवाए जाते हैं। तो ये पहले कैसे पता चले कि अब जो है दिल की बीमारियां दस्तक दे रही हैं और भाई चेकअप करवाना पड़ेगा? अगर कहीं पे भी किसी को ये लगता है कि भाई उसका स्टेमिना कम हो रहा है, स्टेमिना की बात करें तो भाई कोई बंदा को रेगुलर वॉक करता है या सीढ़ियां चढ़ के जाता है, अगर आपको लगता है कि पहले आप 3 मंजिल आराम से चढ़ जाते थे और अब आपका 1 मंजिल चढ़ने में या तो आपका सांस फूलने लगा है या आपको कुछ छाती में भारीपन या दर्द या कुछ जलन या कुछ जकड़न महसूस होने लगी है, तो वो एक लक्षण है कि आपको हार्ट की डिजीज डेवलप हो रही है। या उसके अलावा भी 50% जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उसमें पहले वार्निंग साइंस आपको नहीं आते हैं कि आपको सीधा एकदम से आर्टरी ब्लॉक होती है। तो ऐसे में कभी भी कोई ऐसा लक्षण आए, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि नाभि से लेके जबड़े तक कोई भी एरिया कहीं पे भी, उसमें गला भी आ गया, उसमें कंधे भी आ गए, बाजू भी आ गई, छाती भी आ गई, आपकी कमर भी आ गई, उसमें कहीं पे भी आपको एक अजीब सी जकड़न, दर्द, भारीपन महसूस होता है, उसके साथ अगर घबराहट, पसीना होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, आपको उल्टी महसूस होती है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श लेना है। और अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना कम होने लगा है, स्टेमिना कम होने में मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर आपका कुछ काम करने में सांस फूलने लगा है या काम करने में कुछ छाती में भारीपन या दर्द महसूस होना शुरू हुआ, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ हृदय रोग की दस्तक आ गई है और आपको उस चीज के लिए सचेत होना पड़ेगा और उस चीज के लिए आपको अपना जांच करानी होगी।
डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी होता है कि कुछ लोगों को जब सीने में दर्द या जलन महसूस होती है तो वो सोचते हैं कि ये एसिडिटी, गैस का दर्द है। वो देसी नुस्खे अपनाते हैं और उसके बाद जब दर्द गायब हो जाता है डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ये कितना सही है? नहीं, ये तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि उसमें कोई आपका साक्षरता का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। इवन पढ़े लिखे लोगों में भी बहुत बार देखा गया है कि भी पेट में दर्द हुआ, उन्होंने सोचा कि ये तो गैस का या एसिडिटी का दर्द है। इवन छाती में भी हुआ तो उनको लगा ये एसिडिटी के कारण हो रहा है और उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वो एसिडिटी का भी हो सकता है, ठीक है, आप एसिडिटी की दवाई ले लीजिए, लेकिन अगर इस तरीके की कोई भी तकलीफ हुई है तो आपको एक बार अपने किसी चिकित्सक के पास जाके एक ईसीजी कराने में और उससे परामर्श लेने में कुछ नहीं जाता है। ऐसे में आप उसको समय रहते अगर डायग्नोज करेंगे तो आपके हार्ट में डैमेज नहीं होगा और आपका आगे का खतरा कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जो लोग बाईपास सर्जरी कराते हैं, स्टंट डलवाते हैं, उसके बाद क्या उन्हें कुछ सावधानियां रखने की ज़रूरत है, या उसके बाद ये है कि अब उनकी बाईपास सर्जरी हो गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें दोबारा से दिल का दौरान नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि रादर जिसकी ऑलरेडी बाईपास सर्जरी हो गई है, जिसको स्टेंटिंग हो गई है, इसका मतलब उसको तो डायग्नोज हो ही गया कि भी उसको दिल की बीमारी है। भाई आपने बाईपास कुछ नसों की करी है, स्टेंटिंग कुछ नसों में आपने स्टेंट डाल के उस नस को खोल दिया, लेकिन आपकी जो बॉडी की इनहेरेंट टेंडेंसी है, इसका मतलब उसमें ब्लॉकेजेस और बनने की भी टेंडेंसी है। तो आने वाले समय में उनको और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है कि उनकी जहां पे स्टेंटिंग डाली गई है, जहां पे नस को खोला गया है, उसके अलावा किसी और दूसरी जगह पे भी ब्लॉकेज बन सकती है, या जो ऑलरेडी बाईपास में नसें लगाई गई हैं या जहां पे स्टेंट डाला गया है वहां पे भी दोबारा रीब्लॉकेज हो सकती है। तो उनको नॉर्मल पब्लिक से भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वो सतर्क रहने में उनको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि भी उनको उसके बाद अपना खान पान अच्छे से कंट्रोल करना होता है कि भी उनको खाने में तली हुई चीजें ना खाना, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, बाहर का खाना नहीं खाना, और अच्छा खाना जिसमें कि मैं कहूँगा वेजिटेरियन फूड, जिसमें ज़्यादा मात्रा में फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा किया जाता है। तो इस तरीके का उनको खाना खाना है, उनको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है अपनी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से, और उनको जो दवाएं हैं वो दवाएं समय रहते जरूर लेनी है, और समय समय पे उन पेशेंट्स को जो रूटीन रेगुलर चेकअप के लिए एडवाइस किया जाता है वो रूटीन रेगुलर चेकअप भी उनको कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, दिल की बीमारियों से बचने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति को क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए? देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारा देश जो कि पहले जगत गुरु होता था, आज अगर हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस की बात करें जिसके के अंदर हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारियां हैं या मोटापा है, आज हम पूरे विश्व की राजधानी बन चुके हैं इन बीमारियों में। कहने का मतलब अगर हम इसकी प्रेवलेंस की बात करें तो ये बीमारियां हमारे देश में सबसे ज्यादा तेजी से फैल रही हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। उस लाइफस्टाइल में आपका खान पान भी आता है, आपकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी आती है, और आपका एक मेंटल हेल्थ भी आती है कि आपने अपने माइंड को भी रिलैक्स करना है। और माइंड को रिलैक्स करने के लिए हमारे प्राचीन भारत में बहुत सारी विद्याएं जो दी हुई हैं, आज सारे विश्व ने उनको माना है कि आप उसमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ओम का उच्चारण, ये सब चीजें करेंगे तो आप अपने माइंड को भी रिलैक्स रख पाएंगे। तो आपको फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली भी फिट रहना है, स्पिरिचुअली भी फिट रहना है। जैसे कि WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, उसमें क्लियर कट बोला गया है कि इट इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। और उसमें एक एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं सोशली, कि आप सोशली एक दूसरे के लिए कितने हेल्पिंग है, उतना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। कि आप दूसरे की तरक्की को देख के खुश होते हैं या दुखी होते हैं, आप दूसरे की कितनी मदद के लिए तैयार हैं, आप स्पिरिचुअली कितने ज्यादा इन्वॉल्व हैं, आप फिजिकली अपने आप को रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करके कितना फिट रखते हैं, और अपने माइंड को कितना रिलैक्स करते हैं। तो सबसे पहला काम, इसी में सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें आपका खान पान भी आ जाता है, इसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, और इसमें आपकी मेडिटेशन भी आ जाती है। तो जो लोग जंक फूड्स खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि भी जंक फूड बिल्कुल ही बैन हो जाना चाहिए, नहीं तो आजकल सरकार ही बैन कर देती है। वो भी बने हैं, ठीक है, आपकी टेस्ट को कभी कभी सेटिस्फाई करने के लिए बनी है। तो सबसे अच्छा तो ये है कि जंक फूड बिल्कुल ना खाएं, और अगर खाते हैं तो उसकी मात्रा या उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम रखें कि कभी कभी खाएं।
जी डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड हार्ट डे पे आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे दिल की सेहत को लेकर, और सिर्फ दिल ही नहीं बाकी बीमारियों से बचने के लिए भी? देखिए, मैं स्टेप वाइज आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ होती है रोकथाम, यानी कि प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के लिए आपको अपने आप को फिट रखने के लिए आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपको योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करना है ताकि आपका माइंड भी रिलैक्स रहे। आपको खान पान का ध्यान रखना है कि उसमें आप बाहर का खाना, जंक फूड, फ्राइड फूड, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। नशे की आदतों से बचें, जैसा कि स्मोकिंग, अल्कोहल या और भी कोई नशे हैं तो इन सब चीज़ों से बचें। ये सब करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं और आने वाली बीमारी से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑलरेडी कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो उसको समय रहते उसकी जांच करवाएं और उसका उपचार करें ताकि आगे फ्यूचर में, भविष्य में आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम या कोई दूसरी बीमारियां ना डेवलप हो। उसके अलावा अगर आपको कोई सिम्टम आता है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि बीमारी आ गई, फिर क्या करना है। तो बीमारी आ गई तो उसके लक्षणों को जाने कि आपको लगता है कि आपको चलने में सांस फूलता है, आपको चलने में सीना भारी हो जाता है, या आपको नाभि से लेके जबड़े तक कहीं पे भी कोई दर्द, भारीपन, जकड़न या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर से जाके परामर्श लें और अगर कोई बीमारी है तो उसका समय रहते उसका उपचार कराएं। उपचार में एक तो दवाएं आती हैं, कुछ टेस्ट किए जाते हैं, और दवाओं के अलावा अगर उसमें किसी आगे फर्दर जांच की जरूरत होती है, जैसे एंजियोग्राफी की, इकोकार्डियोग्राफी की, ईसीजी की, तो अगर उसकी आवश्यकता है तो वो जांच करवाएं। और अगर कहीं कोई आगे उसको आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, अगर बीमारी से बचने के लिए अगर कोई ट्रीटमेंट अगर आपको डॉक्टर परामर्श देते हैं तो उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें। ये सब करके आगे जब इलाज हो जाए, इलाज होने के बाद फ्यूचर में वो बीमारी आपको दोबारा से फिर से तंग ना करे और आपकी जान को खतरा ना बने, तो जो आपको परामर्श दिया जाता है, डॉक्टर जो दवाएं बताएं वो दवाएं समय पर लें, जो जांच बताएं वो जांच समय पे करें, अपना रेगुलर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ऊपर फोकस करें ताकि फ्यूचर में, भविष्य में आपको दोबारा ये बीमारी फिर से तंग ना करे। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है, अब नई नई टेक्निक्स भी आ रही हैं, तो दिल की बीमारियों से निजात दिलाने के लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उनको लेकर भी नई टेक्निक्स आई हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं कहूँगा कि भी जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जिस फील्ड में हुई है वो हार्ट डिजीजेज में हुई है। उसमें रोज़ नई नई तकनीक आती हैं और उसमें हमारे देश में ऑलमोस्ट सभी वो तकनीक उपलब्ध हैं। कुछ एक तकनीक है जो अभी डेवलपिंग फेज में है, वो भी आने वाले समय में हमारे देश में आ जाएंगी। जैसा कि हम बात करते हैं, पहले ब्लॉकेजेस का पता ही नहीं चलता था, तो आज उसके लिए अगर हम टेस्ट करते हैं तो एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी के बाद स्टेंटिंग की नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, स्टेंट्स की टेक्नोलॉजी नई नई चेंज हो रही है, नए नए तरीके के स्टेंट्स आ रहे हैं, तो वो तो एक प्रोग्रेस चल ही रही है। उसके साथ साथ उस स्टेंटिंग के रिजल्ट्स बेस्ट हों, कुछ इमेजिंग टेक्निक्स आई हैं जिसके के अंदर हम हार्ट की उस आर्टरी के अंदर कैथेटर डाल के उसकी इमेजिंग करते हैं, जिसको कि हम आईवस या ओसीटी बोलते हैं, कि पता चलता है कि स्टेंट ठीक तरीके से डिप्लॉय हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि स्टेंट अगर बहुत सही तरीके से डिप्लॉय होगा तभी लॉन्ग टर्म में उसकी एक एफिकेसी या उसकी जो लॉन्ग टर्म जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो तभी मिल पाएंगे। तो ये नई नई टेक्निक्स आई है। उसके अलावा कुछ ब्लॉकेजेस जो पहले खोली नहीं जा सकती थी, जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता था, उस कैल्शियम को कट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आई हैं, जिसमें कि कुछ कटिंग बैलून्स होते हैं, कुछ हाई प्रेशर बैलून्स होते हैं, कुछ रोटाब्लेशन होते हैं कि जिनके से उनको काट के ब्लॉकेजेस को पहले काटा जाता है, उसके बाद उसमें स्टेंट डिप्लॉय किया जाता है ताकि स्टेंट अच्छे से डिप्लॉय हो सके। उसके अलावा अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में भी बहुत सारी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं कि पहले नॉर्मली सर्जरी होती थी, आज उन सर्जरीज के अंदर एक एडवांसमेंट है, कुछ रोबोटिक सर्जरीज भी होने लगी हैं जो आने वाले टाइम में गोल्ड स्टैंडर्ड हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के साथ कुछ उनको पहले डायग्नोज करने के लिए भी बहुत सारी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, जिसमें कि कुछ सीटी स्कैन के थ्रू, एमआरआई के थ्रू या पेट स्कैन के थ्रू या कुछ न्यूक्लियर स्कैन्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि भी बीमारी किस स्टेज पे हम खड़े हैं और ताकि समय रहते उनका हम इलाज कर सकते हैं। जी दोस्तों, आइए इस 29 तारीख को विश्व हृदय दिवस पर, वर्ल्ड हार्ट डे पर हम लोग एक प्रण लें कि हम अपनी दिल की सेहत का ख्याल रखेंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे ताकि दूसरे लोग भी सेहतमंद रहे, उनका दिल भी हंसता रहे, खिलखिलाता रहे। डॉक्टर साहब, आपने हृदय संबंधी इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, आप सब लोगों के स्वस्थ हृदय की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने हृदय का ध्यान रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का और अपने आसपास के सब लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे।